नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच में। थोड़ा मुद्दा ज़रूरी है तो बात होना भी ज़रूरी है। आपस में संवाद करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ जैसे कि आप मुझे देते हैं समय समय पे, मेरे लिए भी अनिवार्य है। और देश हित में अगर सब देशवासी इकट्ठे हों तभी शायद बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। भाई और बहनों, आज बात करेंगे उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में जिनको बहुत नेगलेक्ट किया जाता है। मसलन आज बात करेंगे आसाम के ऊपर, आज बात करेंगे बिहार के ऊपर, लेकिन पहले आसाम को लेकर बात करते हैं। आज का चर्चा आसाम के ऊपर। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे हम अपने फाउंडेशन रेबल सदानंद पति फाउंडेशन को देश को समर्पित करने वाले हैं। तो आप लोग कृपया करके संडे बोल रहा हूँ, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे अपना समय निकालिएगा। और संभवतः ये 15-20 मिनट का सेशन नहीं होगा, क्योंकि देश के कोने कोने से कुछ लोग मेरे साथ होंगे उस दिन, और तमाम लोग होंगे जिन्होंने देश के लिए काफ़ी अच्छे कार्य कर रखे हैं। तो 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे आप अवश्य हमारे साथ रहिएगा। भाई और बहनों, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग आप सबको। ये 4 शब्द 4 धर्मों को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है, आप जानते हैं। और कहीं ना कहीं कहने से यह भी महसूस होता है कि सब कनेक्टेड हैं। और सम्मान देना तो एक गर्व की बात है, क्योंकि सम्मान मिलता भी है। बताना चाहूँगा भाई और बहनों कि आज की जो मुद्दा है वो मुद्दा हमने असम का लिया है। मेरे संगठन के लोग मुझसे अक्सर कह रहे हैं कि आप असम की बात उठाइए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उत्तर पूर्व को बहुत बुरी तरह से नेगलेक्ट किया जा रहा है। और असम में किसकी सरकार है आपको बता देना चाहूँगा। केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। राज्य में भी बीजेपी और केंद्र में तो बीजेपी है ही। तो आपसे कहना चाहूँगा कि असम में आज बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ की, और बहुत बुरी स्थिति से लोग गुजर रहे हैं। 33 जिलों में से 28 जिले प्रभावित हैं असम में, 28 जिले। और ये केवल 1 या 2 दिन से प्रभावित नहीं है, ये पिछले 7-8 दिन से कंटिन्यूस प्रभावित चल रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग। लेकिन केंद्र की सरकार को शायद आज तक ये समझ में नहीं आया कि हमें अभी आसाम में काम करना चाहिए था। बाढ़ की स्थिति 15-20 दिन से चल रही थी, बारिश लगातार हो रही थी। राहत सामग्री का हम इंतजाम कर सकते थे, काफ़ी लोगों को मूव आउट कर सकते थे, क्योंकि ये कोई नया सीन नहीं है जो आसाम में चल रहा है। दुख इस बात का होता है कि इतनी सरकारें आई और गईं। ये केवल बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की भी बात है, कांग्रेस की सरकार भी रही। लेकिन आज बात करेंगे बीजेपी की, क्योंकि जो पूर्व में हुआ है उसका चर्चा करने का आज समय नहीं। क्योंकि हमें बोला गया था कि अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन का मतलब मैं ये नहीं मानता कि मैं और आप धनवान बन जाएं, मैं और आप बहुत पैसे कमाएं। अच्छे दिन का मतलब होता है जब मेरे और आपकी तरह देश के और भी जो देशवासी हैं उनकी जो बुनियादी समस्याएं वो दूर हो, उनकी जो परेशानियां हो वो दूर हो। लेकिन आज असम में मीडिया कवरेज नहीं है। आप ये सोच के देखें, आज असम में मीडिया कवरेज तक नहीं है। सेलेक्टेड चैनल दिखाने का प्रयास करती है तो वो भी नहीं हो पाता है। आखिर ऐसा क्यों? आप ये लगा लें, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। पशु पक्षी जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है, जिनके वजह से लोगों का डेयरी का काम होता है, पशुपालन करते हैं लोग, आज ब्रह्मपुत्र में बह रहे हैं और सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे आपदा मंत्रालय के लोगों, किसी का ऐसा लगता है जैसे रुझान है ही नहीं, किसी को ये दिलचस्पी भी नहीं होता है कि आप ये कहें नहीं। लेकिन इनकी दिलचस्पी कहाँ होती है? इनकी दिलचस्पी होती है राजस्थान के बारे में। कल अशोक गहलोत जी ने अपने एमएलए के साथ जाके वो किया कि भाई सत्र वगैरह बुलाया जाए, तो उसकी चर्चा सारे न्यूज़ चैनल में हो रही है कि गवर्नर को खतरा हो रहा है। कलराज मिश्र जो है राजस्थान के गवर्नर, उनको अभी डर लग रहा है, बताइए। लेकिन लोगों को जो आसाम में डर लग रहा है, लोगों को जो आसाम में दर्द हो रहा है, उसके लिए केंद्र की सरकार और वहाँ के गवर्नर वगैरह को कोई फुर्सत नहीं मिल रही है। क्या विडंबना मना है हमारी देश की। जो बोले वो चैनल बंद, जो एक्टिविस्ट हो कुछ बोले वो जेल में बंद, और बाकी तो कोरोना में आप देख ही रहे हैं किस तरह का दंड हमें दिया जा रहा है। मेरा मुद्दा आज राजनीतिक नहीं है, ना ही कभी राजनीतिक था, क्योंकि हम रेबल हैं, बागी हैं। बागी का काम होता है कि अगर कहीं पे कष्ट है, तकलीफ है, तो हम उस बात को उठाएं। लेकिन आसाम में जो आज हो रहा है वो बहुत ही पीड़ादायक और कष्टदायक है। लोग अपने घर वालों से बिछड़ रहे हैं। आप ये देखें, बच्चा अपने माँ से बिछड़ रहा है, बह रहा है नदी में, बाढ़ में बह रहा है। लेकिन नहीं, हम बहुत सशक्त देश हैं, हम 3-3, 5-5 ट्रिलियन
बिलियन का पैकेज डिक्लेयर करते हैं, 20-20 लाख करोड़ का पैकेज करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे एक बात की विनती होगी कि बजाय कि बीजेपी के चर्चा करते हुए और मन की बात करते हुए थोड़ा लोगों को कष्ट को देखें। आप आए मंच पे, आप मंच पे नहीं आ रहे हैं। और जहां जहां भी आपकी सरकारें हैं वहां पे स्थिति बद से बदतर हो रही है। अभी मैं बिहार पे भी आऊंगा क्योंकि बाढ़ की स्थिति गंडक नदी में वहां भी चल रही है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, सर्बानंद सोनोवाल आपके माननीय मुख्यमंत्री है वहां पे, लेकिन क्या कार्य हो रहा है आप मुझे केवल ये बता दें। कोई एक ऐसा कार्य हो रहा हो तो आप मुझे बताएं। लेकिन नहीं सुनना है भाई। आप लोग क्यों सुनेंगे? आप लोग तो नए नए राज्य को एक्वायर करेंगे। आप ये देखिए कि आसाम में जो बागजन है, ऑयल आप जानते हैं ऑयल रिग होती है वहां पे बागजान में, वहां पे आग लगी हुई है। ठीक है। और एक लाइन बोलना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, आसाम का चाय सरकार का, आसाम का पेट्रोल सरकार का, लेकिन आसाम का बाढ़ केवल आसाम के लोगों का। यह बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा डिसीजन है जो आप ले रहे हैं। जब चाय होती है तो केंद्र सरकार के कंट्रोल में हो जाती है। जब पेट्रोल आप निकालते हैं दिग्बोए में तो पेट्रोल आपका हो जाता है। प्रीति व्यास जी, मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा। आप मेरे लिए कमेंट लिख रहे हैं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। माननीय प्रीति व्यास जी, अभी अभी मैंने पिछले हफ्ते यूट्यूब में कांग्रेस के विधायक, उनकी खाल उधेड़ी है, जरा वीडियो देख लीजिएगा। प्रीति व्यास जी, बोलना बहुत आसान होता है, कृपया करके थोड़ा समझने का प्रयास करें। बहन जी, आप भी मेरी उम्र में बड़ी होंगी तो दीदी हैं, और छोटी है तो प्यारी बहन है। मेरे लिए ना कांग्रेस एजेंडा रखता है ना बीजेपी एजेंडा रखता है। प्लीज इस बात को समझ लें। आप ऐसे कमेंट्स ना लिखें, आप थोड़ा महसूस करें। यार 15 अगस्त को 8:30 बजे रहिएगा मैडम। जो विधायक और एमएलए काम नहीं कर रहे हैं उनकी बैंड बजाने आ रहा हूं पूरी टीम के साथ। राजनीतिक संगठन नहीं है हमारा, बगावत है। और आपको बता दूं एक बात कि बगावत जो लोग करते हैं ना, उन्हें पद की लालसा नहीं होती और पार्टी की लालसा नहीं होती है। आपको क्या मालूम कितने लोग मेरे को ऑफर करते हैं कि आइए ज्वाइन कीजिए, और मैं उनसे कहता हूं कि मुझे मत बुलाओ, तुम्हारी कब्र खोदूंगा। भाई और बहनों, असम का चाय सरकार का, असम का पेट्रोल सरकार का, लेकिन असम का दर्द, असम का कष्ट असम के लोगों का। क्या इंसाफ है? कमाल कर रहे हैं सब। लेकिन नहीं, अभी भी बीजेपी के जो फॉलोअर्स उनको ये दिख नहीं रहा कि लोग मर रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, खूब अपने पार्टी को सपोर्ट करो। 24 जिले हैं असम के, 24 जिले जो बाढ़ में भी प्रभावित है बुरी तरीके से। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि राष्ट्र का गौरव है। आप जानते हैं राइनोसरस कितने रेयर एनिमल्स हैं। आज से कितनी बार सरकार वहां पे देख रही है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। कभी कहते थे हम सारे नदियों को जोड़ देंगे। जब सरकार में नहीं थे तो मोदी जी आप सारे नदियों को जोड़ रहे थे। तब आप गंगा जी में जहाज चलवा रहे थे, बनारस से इलाहाबाद आपकी जहाजें चल रही थी। अब तो आप सरकार में आए हुए 6.5-7 साल हो गए। आप हमें ये बता दीजिए, मछली के बोट के अलावा कौन सा जहाज आप चला रहे हैं पानी का? बताएं। प्रश्न तो करे जाएंगे ना। आपने गांधी परिवार से प्रश्न किया, आपने ममता बनर्जी के सरकार से प्रश्न किया। आप कोई निराले तो है नहीं कि आपके ऊपर हम प्रश्न ना करें। ऐसा अनूठे व्यक्ति आप भी नहीं है, देश के नागरिक ही है माननीय प्रधानमंत्री जी आप। हमने आपको चुना है, हमारा तो अधिकार है, और मैं तो बोलूंगा हक के साथ। आज आप पावर में हैं, लोग कहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर क्यों नहीं सवाल करते। अरे आप इंतजार तो कीजिए 15 अगस्त का। भाई और बहनों, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है ना, वहां भी जा रहा हूं। मैंने तो एक छोटी सी बात आप लोगों से कही है कि 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे हम समर्पित करेंगे रेबल सदानंद पति फाउंडेशन को, पूरे राष्ट्र को। 15-20 मिनट का लेक्चर नहीं होगा, आह्वान होगा 40 मिनट का। देश के प्रबुद्ध व्यक्ति रहेंगे हमारे साथ, और वो लोग नहीं जो विख्यात हैं, वो लोग जो देश के लिए साइलेंटली कुछ कुर्बानी देते हैं, जिन्हें नाम की लालसा नहीं है, पद की लालसा नहीं है। और उस दिन के बाद जहां जहां में लिखा जा रहा है हम जा रहे हैं। बहन सुनीता यादव का कष्ट तो आपने देख ही लिया होगा, गुजरात पुलिस के कांस्टेबल का। डॉक्टर सुनीता मेश्राम, आप जानते होंगे, जगताप जी एमएलए रहे कांग्रेस के पूर्व, अमरावती जिले से, उनका भी मुद्दा उठाया है। तो ये ना बोले कि हम किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, ये चीज हमें यकीन नहीं होता। पहली बात। आज बात आसाम की, क्या किया गया आसाम के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या पैकेज दे दिया आपने आसाम को? पीएम केयर फंड आपने बना लिया बहुत बढ़िया तरीके से, आरटीआई के अंदर आने नहीं दिया, बराबर। एक आसाम के लिए फंड बना के पूरा फंड आसाम की गवर्नमेंट को दे देते, अलॉट कर देते जिला अधिकारियों को। कृपया करके अपने मंत्रियों को ना अलॉट करें।
वो पैसा पहुंचेगा ही नहीं लोगों में। एक समय पर राजीव गांधी ने बोला था, आपको याद होगा, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने, कि अगर हम 100 रुपए भेज दें तो 1 रुपए भी नहीं पहुंचता। नया कुछ नहीं है। आप आज भी अगर देखें, दीपक गुप्ता जी आप मुझे लिख रहे हैं, मेरा नंबर है 8800092747। मैं रिपीट करूंगा, 8800092747। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। लेकिन मैं एक बात की माफी चाहूंगा, 5 से 6 लाख कॉल आ जाती हैं, सबका कॉल उठा नहीं पाता। हाथ जोड़ के पहले माफी मांग लूंगा, लेकिन सबका फोन उठाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि अभी लाइन अप कर रहा हूं हमारे संगठन को। अब देखिए, एक छोटी सी बात है, हमने कोई राजनीतिक फाउंडेशन की नींव नहीं डाली, केवल अपने देश के लिए समर्पित होने का प्रयास कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया में हम बिलीव नहीं करते, हम मेड इन इंडिया में बिलीव करते हैं। आज आसाम के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं अपने तमाम टीम के साथ कि आसाम के लिए हम एक राहत पैकेज खुद शुरू करें, खाद्य सामग्री भेजें, क्योंकि पैसे तो कहीं भी भेजते हैं, भारत में पैसे पहुंचते ही नहीं है। और जिस सरकार के अधीन हम काम कर रहे हैं भी या रह रहे हैं, इस सरकार की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने तो कोरोना काल में भी हमें दंड देना शुरू कर दिया, फाइन लगा दिया, यह नहीं हो सका कि मास्क बांट दिए। मैं एक बात पूछना चाहूंगा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, भाई सुशासन बाबू, और कितने दिन लोगे आप बिहार की राजनीति में? शर्म नहीं आती? 70 घाट में नया पुल बना तो पुल बह जाता है, आपको दुखी नहीं होता? शर्म ही नहीं आती? क्या वहां भी विपक्ष की चाल है? अरे विपक्ष का काम है प्रश्नों को उठाना, परेशानियों को उठाना। अभी बिहार में एक वीडियो आई थी, आपने देखा होगा, एक प्रेग्नेंट महिला को किस तरीके से ले जाया गया नाव के अंदर जुगाड़ बना के। जुगाड़ शब्द का यूज कर रहा हूं। यह है आपका सुशासन। लगातार हत्याएं हो रही है बिहार में, यह है आपका सुशासन। गंडक नदी जो है वो बहाव है, उसका कटान जा रहा है, लेकिन नहीं, आपको तो समझ में नहीं आती। 38 जिले में से इतने जिले पानी में जलमग्न हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आप ये सोच के देखें एक बार कि आपने बिहार की जनता को किन किन चीजों का प्रॉमिस किया था, क्या वादे किए थे आपने। एक बार सोच के देखें खाली। अगर आप ये सोच के भी सोचेंगे ना, तो शायद आपको परेशानी बहुत बड़ी होगी। चंपारण में एक इंफॉर्मेशन आती कि 2000 लोग इवैक्यूएट किए गए। आपने देखा है चंपारण की स्थिति क्या है? आप संग्रामपुर ब्लॉक में जाइए, पूर्वी चंपारण में पड़ता ही है, और वहां जाके आप देखिए कि गांव में रात में जब पानी भरा किस तरह से लोग परेशान हैं। ऐसी ऐसी जगह है। पटना के बारे में तो हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पिछली बार के बाढ़ पे मुख्यमंत्री साहब को समय ही नहीं मिला, उनके पलंग के नीचे मछलियां तैर रही थी। वो दिन दूर नहीं जब डॉल्फिन मछली के पीठ में बैठ के वो देश का भ्रमण करे, क्योंकि हमारे नितिन गडकरी जी ने बोला था कि हम तो जहाज चला देंगे। जहाज चलाओ ना चलो, मछली तो चलेगी, मछलियां तो चलेंगी। मेरे प्रिय भारतवासियों, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे मन में कष्ट भी देती हैं, लेकिन अब ये कष्ट ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। आपका कारण मैं आज आपको बता देता हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे भी गर्व नहीं है मेरे जीवन में कि मैंने किया, लेकिन मेरे पिताजी मुझसे कहते कि मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है, और उसे एक जीवन में एक काम ऐसा जरूर करो कि आपको यह लगे कि आपने कुछ किया और आपकी आत्मा आपको संतुष्टि दे इस बात के लिए। तो ये रेबल संगठन में बना ही इसलिए रहा हूं, और बन चुका है, जिससे कि लोग एकजुट होंगे। और एक बात मुझे बताया गया था, माननीय गृह मंत्री जी, आप तो चाणक्य नीति को बहुत मानते हैं। चाणक्य जी ने एक बार एक बात बोला था कि गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पे लिखा जाता है, ना कि तलवे चाटने वालों पे। स्मृति ईरानी जी, आपके लिए है ये, गौर से सुनिएगा। एक अधिवेशन में आपने बहुत कुछ बातें कही थी, आज आप कहीं नजर नहीं आती। दिल्ली चुनाव में गौतम गंभीर जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे, आपने बहुत चर्चे किए थे, लेकिन गौतम गंभीर जी, अब आपकी गंभीरता मुझे दिख नहीं रही है। और वो 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल साहब, आप पता नहीं कौन से राज्य के सांसद है, मुझे समझ में नहीं आता आप करते क्या हैं। कभी निकलते भी हैं घर से बाहर। आज आपको आसाम नहीं दिख रहा है, आज आपको राजस्थान की उठापटक नहीं दिख रही है। आज बिहार में आपकी सरकार है। सनी देओल जी, तारीख पे तारीख, आखिर आप अपने देश के लिए एक तारीख लीजिए, मिलिए प्रधानमंत्री से। आप एक फिल्म स्टार, अपने फिल्म में तो धमाचौंध कर देते हैं, जनता के लिए भी कुछ कीजिए ना। मैं खुल के एक बात बोलूंगा भारत के सारे नागरिकों से, गलत का विरोध खुल करके कीजिए,
चाहे राजनीति हो या समाज, इतिहास आवाज उठाने वालों को ही याद रखेगी, तलवे चाटने वालों को कोई नहीं पूछता। अगर हमें इतिहास में मिट्टी होना है तो हम मिट्टी हो जाएं। वैसे भी हम जीवित कहां हैं? क्या हम जीवित हैं? इसे जीवित होना कहा जाता है क्या? मजदूर सड़क पे मर रहे हैं, धर्म के नाम पे एक वर्ग को मारा जा रहा है, हिंदुओं को सब्ज बाग दिखाया जा रहा है, सब्ज बाग। 5 अगस्त को नींव डालेंगे, प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। क्यों भाई? आप मुझे एक बात बताओ, कोरोना काल के नियम आप ही लोग तोड़ोगे क्या? यूपी में अब 10 बजे के बाद फिर से कर्फ्यू, नहीं निकलोगे, सैटरडे संडे लॉकडाउन। कमाल हो रहा है। कामकाज की कुछ है नहीं स्थिति। टैक्सी ड्राइवर भूखे मर रहे हैं, उनके बारे में कोई बैकअप प्लान नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है, ऑटो यूनियन के लिए कुछ नहीं है, ट्रक वालों के लिए कुछ नहीं है, वो ड्राइवर कहां से चलेंगे, उनका खाना क्या होगा, कुछ नहीं है। घरेलू कामकाज के लोग भूखे मर रहे हैं, उनका कुछ नहीं है। जो लोग अपने आपने इतने सारे राज्य अचानक से लॉकडाउन करवा दिए थे, कितने ही लोग हैं जो लोग आज अपने घर वालों को मिल नहीं पा रहे हैं। और एक बात मैं आज बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस बात को सुनिएगा, इस बात में बहुत दम है, आप सुनिएगा। इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें, फिर से बोलूंगा, इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती हैं। आपको पता है ना मैं किसके लिए बोल रहा हूं? इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें अपने पुरखों की विरासत बेच देती हैं। आज ओएनजीसी बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रही है, रेलवेज बिक रही है, बीएसएनएल बिक रहा है, एफडीआई हो रहा है। तो इतिहास गवाह है ना कि देश का निकम्मी औलाद देश की सारी चीजें बेच रहा है। लेकिन नहीं। और मैं एक बात बोलूंगा, आप कमल के बारे में सोचना, कमल भी तो एक फूल ही है ना जी। अगर किसान फसल उगाना जानता है ना, तो किसान फसल काटना भी जानता है। दराती समझते हैं ना, दराती जिनसे धान को काटते हैं, इसी धान से किस दिन कमल को भी काटा जाएगा, कमल को भी काटा जाएगा। ये जो लिमिट है ना, लिमिट तो आप लोगों ने क्रॉस कर दी है। लिमिट तो बहुत पहले क्रॉस कर दी थी। खैर, आपको कहां इस बारे में दिलचस्पी रही कभी कि आप कभी सोचें। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आज बोलूंगा, ये बीजेपी के बड़े बड़े स्टार कैंपेनर अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, निजी तौर पे तो मैं कभी कुछ बोला नहीं आपके ऊपर, पर एक बात आज मैं बोलूंगा। मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरे देशवासियों, वीर माताओं, मेरी बहनें, सुनीता यादव जी, आपको सम्मान। एक बात आपको बोलना चाहूंगा, आज देश के 4 विभाग है, चारों फेल हुए। गृह मंत्री हमारे देश में कोरोना को फेल करने में फेल हो गए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सीमा सुरक्षा में फेल हो गए। हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। और वित्त मंत्री ने तो लठ गाड़ दिया, कमाल कर दिया। निर्मला सीतारमण जी, आप तो अर्थव्यवस्था में डे 1 से फेल हैं। और प्रधानमंत्री जी, आप देश चलाने में फेल हैं। और फिर आप कहते हैं कि देश सुरक्षित देश हाथों में। तो मुझे बता दें कहां से सुरक्षित हाथों में है? और जो लोग ये कहते हैं कि यूपी में योगी राज है और जंगल राज नहीं है, उन्हें मैं बता दूं, अभी संजीव यादव नाम के एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हुई है 30 लाख रुपए के फिरौती देने के बाद। और पुलिस की रिकॉर्डिंग्स आप सुनिएगा। आखिर किस बात का दबाव है यूपी पुलिस को? संजीव यादव जी की हत्या हो जाती है, 1 महीना पुराना मसला है ये। बताइए, अभी एक बच्चा 4 करोड़ में किडनैप होता है, वो प्राप्त कर लिया जाता है, बराबर। लेकिन संजीव जी की हत्या हो जाती है। आप समझें, एक पत्रकार की निर्मम हत्या हो जाती है, 2 महिलाएं आत्मदाह करने को निकल पड़ती हैं। और ये यूपी में सुशासन है। और कहते हैं कि अपराधियों का बोलबाला नहीं है। 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। विनय दुबे ने निर्मम हत्या कर दी। लेकिन नहीं, यूपी में तो सुशासन है, जंगल राज तो है ही नहीं। मैं तो ये समझ नहीं पाता, बीजेपी की गवर्नेंस में सुशासन बोलते किसे हैं? एक एक राज्य गिना दूं क्या? बिहार को एग्जाम्पल ले लीजिए, हरियाणा का एग्जाम्पल ले लीजिए। रानी नागर ने इस्तीफा दे दिया, आईएएस ऑफिसर हैं, सरकारी तंत्र से इतना परेशान। और वहां के मंत्रालय, अनिल विज का तो आपने बहुत बार देखा होगा। पिछली बार एक एसडीएम के साथ उनका क्या वीडियो आया था, सरकारी अफसर को कैसे धमकाते हैं। यह सुशासन है बीजेपी का। कोरोना काल में पहले मध्य प्रदेश का तख्ता पलट कर दिया, उससे पहले कर्नाटका का, उसके बाद राजस्थान को कोशिश कर ली, महाराष्ट्र की कोशिश कर ली। इन्होंने लड़ाई क्या किया कोरोना के लिए। मेरे प्रिय देशवासियों, एक बात मैं आज आपको बोलूंगा, हो सकता है कि मैं अपनी दाढ़ी कटा लूं,
क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं ना, मेरी गाड़ी फ्लैश कर देते हैं ये लोग रोकने के लिए। मेरे पे वार होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं। पर एक बात मैं बोलूंगा, मेरी फाउंडेशन क्या है? आपकी फाउंडेशन है, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन आप लोगों के साथ है। अगर कभी कुछ हो जाता है, इस मुहिम को छोड़िएगा नहीं, इस मुहिम को मत छोड़िएगा। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, उनसे मैंने वादा किया कि मैं इस मुहिम को नहीं छोड़ूंगा नहीं। अगर इस मुहिम को छेड़ा, देखिए एक छोटी सी बात, हम भारतीय हैं, मेरा तो सीधा सीधा एक फंडामेंटल है, अपन किसी को छेड़ेंगे नहीं, अपन को कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। महाराष्ट्र में ये बात बोलते हैं। और ये जो जंगल राज है ना, कमल राज नहीं है, ये जंगल राज है। और एक बात मैं सविनय निवेदन करूंगा आप सभी से, मेरे प्रिय भारतवासियों, कि मेरे प्रिय भारतवासियों, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे अवश्य रहिएगा मेरे साथ। अपने जीवन का 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट मुझे दीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं भारत के जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो आना चाहते एक संगठन के तौर पे। हम समर्पित करेंगे अपने फाउंडेशन को। रेबल सदानंद पति फाउंडेशन का हम सदस्यता कार्यक्रम 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे से शुरू करेंगे। ऑनलाइन सदस्यता होगी। आपसे 3 चीजें मांगी जाएंगी, वो मैं उसी दिन बताऊंगा। और मैं आपसे हक के साथ ये 3 चीजें लूंगा। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे वीर हिंदू भाइयों, मुसलमान साथियों और अनंत बलिदान देने वाले सिख के वीर बंधुओं और भाइयों और बहनों, और सेवा भावार्थ के महान क्रिश्चियन भाइयों और साथियों, मेरे दलित साथियों, मेरे क्षत्रिय, मेरे ब्राह्मण भाइयों और बहनों, वीर जाठों, वीर गुजरों, आप एक बात का आकलन कीजिए। हम समस्त भारत एक ही जाति से हैं, हमारी कोई अलग जाति नहीं है। बनाने वाले भी यही है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना देते हैं। जब पॉलिटिक्स आती है तो ये पद और मंत्रालय बनाना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी हमारे लेबर मिनिस्टर को देखा है? क्या आपने हमारे लेबर मिनिस्टर को कभी मंच पे आते हुए देखा है? क्या उन्हें देखा है मजदूरों के बारे में कोई पैकेज देते हुए? मेरे व्यापारी भाइयों और बहनों, आपसे यह देश चलता है। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, वक्त है आगाज का। क्या आपको लगता है 1 लाख करोड़ का जो पैकेज इन्होंने डिक्लेयर किया निर्मला सीतारमण जी ने, अब देखिए एक रवि विश्वकर्मा और लोग हैं जो लोग कमेंट करते हैं। मैं तो एक बात बोलूंगा, मैं कभी अभद्र आचरण का इस्तेमाल नहीं करता। कृपया कमेंट में गलत चीजें ना लिखें। आपकी भी माताएं बहनें होंगी, आपकी भी माताएं बहनें होंगी, आप इस बात को समझे। अगर आपको मेरे से एलर्जी है तो मेरे प्रश्नों का जवाब दिलवा दीजिए। भाइयों और बहनों, इस मंच के माध्यम से मैं आज आपसे एक बात बोलता हूं, आप कमेंट में अपने प्रश्न लिखे, मैं मोदी जी तक भेजता हूं। अगर मोदी जी ने आप लोगों का एक भी प्रश्न का उत्तर दिया, प्रत्येक प्रश्न वाले को मैं 10,000 रुपए का पुरस्कार दूंगा। आप गौर से दोबारा सुनिए, आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें, मोदी जी को संबंधित करके उन्हें रेफर करते हुए लिखें। मैं ये प्रश्न उनको भेजूंगा पीएमओ में। जिन प्रश्न का जवाब आएगा, मैं उन प्रश्नों को 10,000 रुपए का पुरस्कार निजी तौर पे दूंगा। वो इसलिए कि मुझे ये देखना है कि क्या मोदी जी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्योंकि अब तक तो मैंने उनको मन की बात करते हुए देखा है, दिल की बात सुनते हुए नहीं देखा। असम में जो आज हालात हैं, बाढ़ से लोग जो मर रहे हैं, उनके लोग, उनके जानवर, पशु, आज जो उनके आदिवासी कम्युनिटी, वहां के ट्राइबल लोग जिन कष्टों को सह रहे हैं, यह असम भूलेगा नहीं। लेकिन इनका फोकस आज भी दूसरे राज्यों का है, नए नए राज्यों को, जो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे तृणमूल कांग्रेस का सरकार है, उनको पलट दें और बीजेपी का बना ले। पता है किस लिए? इन्हें डर है, इन्हें यह डर है कि बगावत होगी। अब लोग सड़कों पे उतरेंगे, और लोग सड़कों पे उतरेंगे ही उतरेंगे, मैं आपको बताऊं, लेकिन पीसफुल तरीके से। अब आप देखिए, मैं तो 5 अगस्त को देखूंगा कि कोरोना का नियम कायदे पलटते हैं या नहीं। भाइयों और बहनों, डॉक्टर कफील खान की तारीख थी 15 जुलाई इलाहाबाद कोर्ट में। अब देखिए 14 और 15 जुलाई को इलाहाबाद कोर्ट में सैनिटाइजेशन का ऑर्डर कर दिया जाता है, यानी कि कोर्ट हियरिंग ना हो, अगली तारीख लग जाए और डॉक्टर कफील की जमानत ना हो। मैं रिपीट करूंगा, डॉक्टर कफील खान जो बंद है जेल में, उनकी तारीख थी 15 जुलाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, प्रयागराज, बराबर। इन्होंने 14 जुलाई और 15 जुलाई को इलाहाबाद में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मेरे पास, इन्होंने कोर्ट को सैनिटाइजेशन करा दिया। आप इस तरीके से किसी की जमानत रोक दोगे,
उसकी भावना को रोक दोगे आप? अरे अगर उनके ऊपर कुछ आरोप है, उन्हें अपने आरोपों के खिलाफ लड़ने का मौका तो दो। कसूरवार है तो फांसी पे चढ़ा देना। ऐसे तो तड़ीपार जी पे कितने मुकदमे, यूपी के सीएम के ऊपर तो अनगिनत मुकदमे, वो कैसे मंत्री बन जाते हैं? कुलदीप सेंगर जी पे तो इतने मुकदमे थे, आज वो जमानत पे छूटे हुए हैं। कुलदीप सेंगर जी जैसे लोगों की जमानत हो जाती है, और डॉक्टर कफील खान जैसा एक त्यागी व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ आदमी। देखिए, मैं किसी समुदाय का सपोर्ट नहीं करता, मैं अपने देश को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मेरे देश का कोई समुदाय नहीं है। मेरे देश का एक रिलीजन है, भारतीयता, इंडियन, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड आई हार्डली गिव अ डैम केयर अबाउट वॉट एवर अदर थिंग्स एंड अदर पीपल से। मुझे ना हिंदुत्व से कुछ लेना है, ना इस्लाम से लेना है, ना कुछ। मुझे मेरे देश से लेना है। मेरा देश पहले है, पहले मेरा देश आता है, बाद में कुछ आएगा। और जहां मेरा देश है वहां मेरे देशवासी है, वहां मेरे देशवासी है। पहली प्रायोरिटी मेरे देश के नागरिकों का, हर भारतीय को। आपने बड़े नाम बदले, प्रयागराज बना दिया। अरे भाई साहब, भारत का नाम बदल दो ना, इंडिया क्यों रखे हुए है? इंडिया तो हमारे देश का नाम ही नहीं है, कर दो भारत। मोदी जी कितना समय ले रहे हो? आपने सरकारी विभागों का उत्तर प्रदेश में रंग बदल दिया। अरे रंग बदलने से क्या होगा जी? काम करके देने होंगे, लोग काम मांगते हैं। आइए आसाम, चलिए चलिए, आइए लोगों का कष्ट दिखा। तो आइए ना बिहार, चंपारण आइए, समस्तीपुर आइए, पटना आइए, हाजीपुर आइए, दरभंगा आइए। कहां आएंगे? नेपाल बॉर्डर पे आइए, कहां, कौन सी जगह बताओ, वहां आते हैं। और देखो जरा बिहारियों की क्या स्थिति हो गई है। कुछ फैसिलिटीज नहीं है, ना गवर्नमेंट की ओर से है। जो भी हम जैसे लोग, आप जैसे लोग भारत में मिलके कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। एक्टिविस्टों को जेल में डाल दोगे, क्यों भाई? जंगल राज है, कितने बंद करोगे? जेल कम पड़ जाएगी तुम्हारी। जेल में घुस के आंदोलन करूंगा, मारोगे? कितना मारोगे? किस बात का भय दिखाओगे? गाड़ी का नंबर फ्लैश कर दोगे? कर लो। ये शुभेंदु कुमार पांडा लिखते हैं मेरे को अभी, भाई साहब आओ ना रोड पे, आपकी विचारधारा बदल जाएगी। जब आप देखोगे ना जमीन पे आप लोगों के, आपने तो बीजेपी का आईटी सेल देखा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखें, लोगों का दर्द आके देखो, आपको पता चल जाएगा, आपकी विचार बदल जाएगी। मेरे प्रिय देशवासियों, एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करूंगा, आप किसी भी पार्टी को माने, लेकिन एक बार आके धरातल पे जमीनी तौर पे चीजों को देखिए तो सही। अरे प्रश्न तो उठाना चाहिए। ये राजेंद्र सरोज ये लिखते हैं कि तेरे को मिर्च क्यों लग रही है? अरे सरोज जी, मिर्च नहीं लग रही है। आप जो कमेंट लिख रहे हो, मुझे मिर्च नहीं लग रही। मैं भी हिंदुत्व और मुझे गर्व है हिंदुत्व पे, लेकिन मेरा हिंदुत्व ये नहीं सिखाता कि केवल भाषणों में हिंदुत्व हो। हिंदुत्व सेवा का परमार्थ है। हिंदुत्व का मतलब होता है सेवा भावना। आइए ना, सेवा कीजिए। ऐसे कमेंट करके क्या करना है? मैं तो निकलता हूं रोड पे, मैं तो मिलता हूं। ये देखिए सुजीत चौधरी देश का गद्दार बताते। क्यों भाई? क्यों भाई? देश के लिए ईमानदार केवल यही लोग हैं? नेताजी बीजेपी में थे क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीजेपी के फॉलोअर थे क्या? वल्लभ भाई पटेल बीजेपी के थे क्या? चलिए बात करते हैं। अशफाक उल अल्लाह खान बीजेपी के थे क्या? महात्मा गांधी बीजेपी के थे क्या? चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के थे क्या? बटुकेश्वर दत्त बीजेपी के थे क्या? राजा राममोहन रॉय बीजेपी के थे क्या? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बीजेपी के थे क्या? और कितने नाम गिनाऊं? जब देखो एक मन में एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज पाल रखा अपने दिमाग में। बाबा साहब अंबेडकर बीजेपी के थे क्या? अरे भाई साहब, स्वामी विवेकानंद बीजेपी के थे क्या? अरे देश हमारा है मेरे भाई, पार्टीज तो आती जाती रहेंगी, राजनीति वाले कभी कुछ नहीं करेंगे देश के लिए। जब भी तो रेबेलियन तैयार हो रहा है। हमें नहीं मतलब है पॉलिटिक्स से, ना मुझे पॉलिटिक्स करनी है कभी। पॉलिटिक्स करना होता तो अपने नाम का आगे रेबेल नहीं लिखवाता। 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे लाइव आऊंगा ना। जो लोग ये कमेंट उठपटांग लिख रहे हैं गाली गलौज के, आपके घर आऊंगा, आपके माता के सामने। दे दोगे मुझे मां बहन की गाली अपने मम्मी के सामने? संस्कार तो भारतीयता की है ना, मेरे संस्कार नहीं है। मैं तब भी आपके माता पिता का नमन करूंगा। अरे मेरी लड़ाई विचारों से है, मेरी लड़ाई पार्टी से नहीं है। मेरी लड़ाई केवल विचारों से है। अरे सिलेक्शन और इलेक्शन दो चीजें हैं। और चलो चैलेंज करता हूं, चलो तो यार तुम लोग इतना कुछ लिख रहे हो ना गाली गलौज, चलो चैलेंज करता हूं, कहो अपने बीजेपी के नेताओं से इस बार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोट कर ले।
इस बार ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से वोट कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। है हिम्मत? ओपन चैलेंज। राइट टू रिकॉल का परमिशन दे दीजिए, आपके ज्यादातर सांसद जो है ना वापस चले जाएंगे। राइट टू रिकॉल दे दीजिए। आपको मतलब सीए लाना है, एनपीआर लाना है, एनआरसी लाना है। अरे राइट टू रिकॉल भी ले आइए ना, मैं मना नहीं कर रहा। राइट टू रिकॉल लेके आ जाइए। राइट टू रिजेक्शन ले आइए कि जो नेता काम नहीं करेगा रिजेक्शन का पावर हो 1 साल के अंदर। आप बताओ, अरे मुद्दों पे बात करोगे ना, आप नतमस्तक हो जाओगे रेबल्स के आगे। हमने देश के बारे में सोचा है, निजी सोच नहीं है। और उसमें आप भी हैं, जो हमारे ऑपोजिशन में वो भी हमारे प्रिय हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को भी सम्मान करता हूं, प्यार करता हूं मैं आप लोगों से, मेरे देशवासी हैं आप लोग। लेकिन जहां गलत है वहां तो बोलेंगे भाई, जायज बात तो कही जाएगी। भाई और बहनों, एक छोटा सा प्रश्न, इस बार का इलेक्शन बैलेट पेपर से कर लीजिए ना। अगर आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी की छवि है, ईवीएम को छोड़ देते हैं इस बार। आइए ना खुले मैदान पे, चौड़े में। ईमानदारी की तो हमेशा जयकार होती है, वीरता हमेशा जीतती है। बेशक वो वीर गति को प्राप्त हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाली गलौज से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे धमकियों से रेबल डरने वाला नहीं है। दूसरी बात, भाई और बहनों, राइट टू रिकॉल की परमिशन अगर मिल जाए, जो एमएलए एमपी 1 साल में अपने क्षेत्र में काम नहीं करता, जैसे हेमा मालिनी जी, जैसे सनी देओल जी, जैसे हंसराज हंस जी, अपने क्षेत्र में नहीं आते ये लोग। पहले धर्मेंद्र जी थे, पता नहीं मैं अमला पगला दीवाना, यही सब होता था, अपने क्षेत्र में आते ही नहीं थे। ये मंजोय पॉल, ये लिखते हैं कि हमारी बात सुन के कुत्ते भौंकते हैं। मंजोय जी आ जाइए एक बार सामने, एक बार सामने आइए, और आता हूं आपके पास, बुलाइए मुझे मेरे दोस्त। आपको 5 चीजें लिख के दे दूंगा, उसका जवाब दे दीजिएगा। 50 बार बोला है मोदी जी के खिलाफ नहीं है, बैड गवर्नेंस के खिलाफ है। समझ में नहीं आती, लेकिन आपको तो चेला बने रहना है ना जी, अंध चेले तो बने रहिए। हम में कुछ है, हम में दम है, और अपना दम तो हम दिखाएंगे, अपना दम तो हम दिखाएंगे। पहली बात, 15 अगस्त का इंतजार कीजिए। आप लोग जो सोचते हो ना कि कांग्रेस का स्पीकर, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो विधायक जिस क्षेत्र के एमपी काम नहीं करता, हर एक के क्षेत्र में जाऊंगा, अपने वॉलंटियर्स रिक्रूट करेंगे हम, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन। हमारा मतलब नहीं है सरकार से, चाहे कोई भी प्रदेश हो, कोई भी पार्टी हो, जो काम नहीं कर रहा है हम वहां जाएंगे, और तब आप लोगों की आंखें खुलेगी। पर एक रिक्वेस्ट है, अपने मोहल्ले के मुसल्ले तो उठाओ, अपने गली मोहल्ले के परेशानियों को तो कहो। भाई और बहनों, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे रेबल फाउंडेशन को मैं समर्पित करूंगा राष्ट्र को। हमारी सदस्यता कार्यक्रम शुरू होगी। कृपया करके उस दिन हमारे साथ रहें, हमारे साथ जुड़ें। 3 चीजें मांगने वाला हूं 15 अगस्त को, और तीनों चीजें हक के साथ आप लोगों से लूंगा। उस बीच में हर 2-2, 3-3 के बीच आपके बीच रहता ही हूं। मुझे सफर करना होता है। मेरा नंबर 8800092747। मैं रेबल सदानंद पति, अपना पर्सनल नंबर 8800092747, ये नंबर दे रहा हूं। इस पे मैं सारे कॉल नहीं उठा पाता हूं, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि 4 लाख 5 लाख कॉल्स आ जाती हैं, फोन हैंग भी हो जाता है। लेकिन 15 अगस्त के पहले हम सिस्टमैटिक तरीके से सब करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भी हो गया हमारी सदस्यता का, आप आइए। जब देश के हर कोने कोने जिले में हम समस्याओं को लाएंगे पीएमओ तक, तब इनका कान खड़े होंगे, तभी आएंगे प्रशासनिक जिम्मेदारियों पे। तब तक सहयोग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और मेरे प्रिय ऑपोजिशन के लोगों जो मुझे पसंद नहीं करते, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे से नफरत मत कीजिए। मैं बीजेपी से नफरत नहीं करता, बस मुझे केवल इतना लगता है कि जहां आप काम नहीं कर रहे वहां आपको काम करना चाहिए। आप चुने हुए सरकार है, आपको काम करना चाहिए। नोटा एंड राइट टू रिकॉल, इंद्रजीत चौहान जी, ये लाना ही लाना है। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात बोलूंगा। राजस्थान के एक व्यक्ति है इंद्रजीत नामा, उन्होंने मेरे को यह आइडिया दिया था मोदी जी वाला, कि आप कमेंट बॉक्स से लिखिए कि अगर मोदी जी आपके प्रश्न का जवाब देते तो मैं दूंगा 10,000। इंद्रजीत भाई, आपको समर्पित, और आगे भी मेरा साथ देते रहिएगा। भाई और बहनों,
आसाम की स्थिति के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं और हर राज्य में यही स्थिति है। हर राज्य में कहीं भी इन गवर्नेंस ने हमें छोड़ा नहीं है। साथ दीजिए, सहयोग दीजिए मेरे भाइयों। मेरा नंबर 8800092747 आपके लिए समर्पित। पूरा प्रयास करूंगा जितने कॉल आए उठाने का। अभी थोड़ी देर के लिए अनरीचेबल है, पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं लाइव हूं। जय हिंद, जय भारत।